के रहे हैं प्रशांत राम जी। ये आपके विधायक हैं गांधी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह के। तो लाड़ जिले में अभी तक गए हैं। ये अनिल राम जी हैं, ठीक है। ये आपके ट्रैफिक एसपी रहा करते थे उस समय, अभी भी शायद होंगे। ये आपके एसपी साहब हैं, ये ड्यूटी पे रहे थे। और पुलवामा अटैक पे ये जो है भारतीय जवान का मतलब भाई है। रेशमा जी है, नहीं करते रहिए। पिठौरिया का जो है वो सब मतलब पिठौरिया किला जो है। आज की तारीख में हम जान रहे हैं कि पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा रखी है और बहुत कुछ उत्पात हो रहा है। कारण सिर्फ एक है कि विगत 12 दिसंबर 2019 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से एक अधिनियम पारित की गई है, जो कि जो हमारे सर्वश्रेष्ठ सदन कहे जाते हैं वहां से वो बिल पारित की गई है, जिसका नाम है CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं अपने इस खास शो मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड में। इसके पहले हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर इसके पहले क्या हुआ। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पूर्व नागरिकता की परिभाषा हमें जाननी होगी, जो कि वर्णित है भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 में। और उसी भाग के अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये विशेष अधिकार भी इन्हें दिया गया है। साथ ही अभी AMU की बात करें या फिर अगर हम जाते हैं इस्लामिया क्या है वो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां एक बात कही जा रही है कि हम सरकार द्वारा जो ये कानून में परिवर्तन किया गया है उसको हम नहीं मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को मानते हैं। लेकिन उसी संविधान में यह भी निहित है, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को किसी भी उपबंध में संशोधन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसका मतलब संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है दोनों सदनों को, और यहां तो राष्ट्रपति जी ने मुहर लगा दी है भाई। तो चलिए, इसी बीच हमारे बीच आज पधारे हुए हैं झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में हमारे जो आज अतिथि हैं, उनका नाम है अवनीश रंजन मिश्र जी। आइए हम इनसे विशेष चर्चा करते हैं इस खास अधिनियम के बारे में, और ये भी जानेंगे कि 1955 में जो ये अधिनियम था वो क्या था, और वर्तमान में जो संशोधित प्रारूप इसका है वो क्या है, और क्या कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले परिचय आपका चाहेंगे लोग। मैं अवनीश रंजन मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और बतौर सलाहकार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग में और पुलिस विभाग को सलाह देता हूँ। बतौर विधि सलाहकार, विधि प्रशिक्षक हूँ, अतिथि व्याख्याता हूँ इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल रांची का भी। झालसा में झारखंड हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मैं पैनल लॉयर हूँ। पूर्व अधिवक्ता था रांची नगर निगम का, और अभी विगत 17-18 वर्षों से अभ्यासरत हूँ झारखंड उच्च न्यायालय। आपने यहाँ पे सर का परिचय सुना, लेकिन अब आगे जो बात होने वाली है वो होने वाली है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ और कहाँ तक ये पहुंचा है, इसके सफर के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले एक सवाल जानना चाहेंगे सर से कि राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहली बात बता दें आपको, कुछ मूलभूत चीजों को लेके चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितना प्रश्न है आपके समक्ष, सब प्रश्न का उत्तर जो है स्थापित प्रावधानों में निहित है। सबसे पहले जब नागरिकता का सवाल आता है तो सिटीजनशिप एक्ट जो प्रारब्ध उसका लिखा गया 1955 में, वहां से लेकर के चलिए जी। नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता जो है वो कैसे हर राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर नागरिकता उसका व्यक्तिगत विषय होता है, और नागरिकता देने छीन लेने से संबंधित हर राष्ट्र का व्यक्तिगत मुद्दा है, हमारा भी व्यक्तिगत मुद्दा है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो अधिनियमित हुआ, उसी में ये प्रावधान निहित था कि किसी को भी भारत की नागरिकता हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, ये अच्छा। उसके बाद क्या कहते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन। तो जो निहित प्रावधान है उसके तहत नागरिकता मिलती थी जी।
अब क्या हुआ कि विवाद का विषय जो उत्पन्न होना शुरू हुआ, जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य में गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोग प्रवेश कर जाते थे, रहने लगते थे, वहाँ स्थानीय लोगों का जो है वो प्रभावित होता था उनका अधिकार, तो विवाद का विषय होता था, जैसा पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखते हैं होता है। तो नागरिकता देने का जो हमारा प्रावधान है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में और संविधान में जो स्थापित प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक देखिएगा तो नागरिकता के संदर्भ में है, जिसमें 11 जो है विशेषकर से नागरिकता को लेकर के संसद को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वो नागरिकता देने, छीनने, लेने को लेकर के उसका अधिनियमन अपने तरीके से कर सकता है। तो मूलभूत परिभाषा वहीं सन्निहित है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। लेकिन यहाँ पे अब जो बात देखी जा रही है, क्योंकि भारत को संविधान के अनुसार हम लोग देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जा रहा है, दूसरी ओर यहाँ पे ऐसा भी देख रहा है खासकर मुस्लिम समुदाय को कि वही लोग उतरे हुए हैं अभी मैदान में, मतलब जो विरोध जताया जा रहा है मुख्य रूप से उन्हीं के द्वारा। तो आखिरकार क्या लगता है कि उनके द्वारा विरोध क्यों जताया जा रहा है और कौन लोग हैं वो? बड़ा हास्यास्पद विषय है, बहुत हास्यास्पद विषय है जी। सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि भारतीय क्षेत्राधिकार के अंदर रहने वाले मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। टू बी वेरी फ्रैंक और वेरी इम्पार्शियल और वेरी फ्रैंक, ये एकदम पारदर्शी है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर जो भी मुसलमान वैध तरीके से रह रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है उससे। अब देखिए, एक इसमें आपको दृष्टांत बताते हैं। कल मैं टीवी पे न्यूज चैनल देख रहा था, मीडिया वालों ने साक्षात्कार लिया, कुछ लोग जो लगे हुए थे कि भाई ये आपने रैली क्यों निकाली है, तो बिहार में लोग कहे कि नहीं लालू जी को जेल से छुड़ाना है। तो मुद्दा विहीन रैली है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये किन्हीं के द्वारा वो सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए, सब राजनीतिक विषय है। इसमें कहीं भी ठीक है मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि भाई आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि किसी भी परिस्थिति में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है, ये किसी भी तरीके से भारत में वैध तरीके से रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, ये नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके मूल में जाइएगा तो जो तथ्य है, माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी कहा है, उसमें है क्या कि देखिए, अखंड आर्यावर्त की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ कि बाद में कालांतर में उनका विघटन हुआ, वो अलग हुए और अलग होने के पश्चात उन्होंने अपने आप को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर दिया। उसके बाद भारत जो रहा वो धर्मनिरपेक्ष रहा कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं हमारे संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक। अब क्या हुआ कि इस्लामिक राष्ट्र जो हैं वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण कालांतर में उनकी संख्या घटती गई और अल्पसंख्यक होने के वजह से वो प्रताड़ित होते रहे। तो ये जो लाया गया अधिनियम 2019, उसका विशेष जो बेसिक इसेंस जो था वो ये था कि नहीं, अल्पसंख्यक होने के वजह से इन तीनों राष्ट्रों में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। ये नागरिकता देने का प्रावधान है। अब मुसलमान भाई यदि कहते हैं कि नहीं ये हमारे विरुद्ध है, तो हमको बता दें मुसलमान इन तीनों देशों में बहुसंख्यक है, बिल्कुल बहुसंख्यक है, चूंकि ये इस्लामिक राष्ट्र, इसलिए उनको चिंता करने का कोई विषय नहीं। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है बहुत सारे मीडिया चैनल्स में या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जब लागू हो जाएगा उसके उपरांत एनआरसी फिर आएगा और उस समय क्या होगा कि लोग वहां से आएंगे जो बहुसंख्यक समुदाय हमारे भारतवर्ष में कहे जाते हैं और उन इस्लामिक कंट्रियों में वो अल्पसंख्यक के रूप में अपनाए जाते, जैसे कि हिंदू हो गए है ना, पंजाबी हो गए, सिख हो गए, पंजाबी बौद्ध है, जैन है और पारसी। तो ये लोग हमारे देश में आएंगे, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, वो रहेंगे कैसे, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके हम बताते हैं। हाँ। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मौजूद है जी, लेकिन फिर भी जो है एक आंकड़ा आया था बीच में। अभी कुल संख्या की बात कर लें तो ये 25 से 27 हजार है मात्र। हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध को लेकर के 31 दिसंबर 2014 यदि कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो कुल संख्या ये 25-27 हजार आती है जिनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के संशोधन के तहत। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात तो ऐसा नहीं कि हमारा संख्या बल बहुत बढ़ जा रहा है और ये हो जा रहा है। ये जो विवाद फैलाने के लोग चेष्टा कर रहे हैं उनका उद्देश्य दूसरा है नहीं, वो गलत आयाम में सोच रहे हैं, अपने राजनीतिक रोटी सेकने की ये कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये कहता है कि सीएए जो है वो नागरिकता देने का है। अच्छा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, एनआरसी को भी लोग लेके विवाद बनाते हैं, तो अभी एनआरसी अस्तित्व में नहीं है। सबसे पहले एनआरसी जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन चूंकि विषय है तो यहाँ पे ये जिक्र कर देना सुसंगत होगा कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप की जो आधारशिला है वो 2003 में नियमावली बनाई गई है।
राष्ट्रीय आइडेंटिटी कार्ड, जो भी हमारे यहाँ वैध रूप से रह रहे नागरिक जो हैं भारत के, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करने का नियमावली 2003 में बना, 2009 में उसका अद्यतन संशोधन किया गया। अच्छा, उसके बाद है क्या? नहीं, अधिनियम की बात है। तो जब तक सदन के दोनों हाउस और राष्ट्रपति का मुहर लग के भारत के गजट में प्रकाशित नहीं हो जाए, तब तक एनआरसी लागू नहीं होगा। हाँ, एनआरसी लागू होगा तो उसका बता दें कि आप अपने घर में किसी मिसक्रिएंट्स को, मिलिटेंट्स को, ट्रेसपासर्स को नहीं घुसने देते हैं, तो देश में कैसे घुसने दें? तो जो गलत तरीके से रह रहे हैं, जो कट ऑफ डेट उसमें निर्धारित होगा, जो गलत तरीके से जो हमारे यहाँ है, हमारे नागरिक हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वैध तरीके से पासपोर्ट वीजा लेकर के आए हैं, रह रहे हैं, वीजा एक्सटेंड हो रहा है, उनके लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो गलत तरीके से सीमा पास करके अवैध तरीके से हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनको तो बाहर जाना होगा जब एनआरसी लागू। यहाँ पे दूसरी बात है यहाँ पे कि किन किन क्षेत्रों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं है। हम बता रहे हैं, देखिए पूर्वोत्तर राज्यों को ले लीजिए, इनर लाइन परमिट कहते हैं। इनर लाइन परमिट के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आसाम राज्य ले लीजिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, उस तरफ जो इनर लाइन परमिट के क्षेत्र में आने वाले जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहां पे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संशोधन अभी लागू नहीं है। जी यहाँ पे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुख्य रूप से हम दो यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला जो है एएमयू है और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्पसंख्यक, वैसे अल्पसंख्यक जो भारत मूल के निवासी हैं, जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो आखिरकार ये इन दो विश्वविद्यालयों में ऐसी घटना क्यों आखिर घट रही है? देखिए, नैसर्गिक और कृत्रिम चीजों को समझना होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब जो प्राकृतिक है और जो प्रायोजित है, इसको फर्क समझना होगा। और यदि आप प्रबुद्ध हैं, विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन फर्क को जानना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया में देख रहा था कि जामिया विश्वविद्यालय कुलपति ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि पुलिस हमारे छात्रों को प्रताड़ित कर रही है। आंकड़ा यह आया कि जामिया विश्वविद्यालय के 3000 छात्र हैं और प्रदर्शनकारी 20,000 थे। तो ये 17,000 कौन है, ये आपको जानना होगा। बिल्कुल, ये 17,000 वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसको मुद्दा बना करके अशांति पैदा किया जाए और देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो है उपद्रव करते रहे हम इस विषय को बना करके। तो ये 17,000 वही प्रायोजित लोग हैं जो 3,000 लोगों के साथ घुस करके, चाहे 3,000 लोगों को बरगला करके इसको मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, अभी जो एक नारा लगाया जा रहा था एएमयू में, हम लोग देख रहे थे कि हिंदुओं के विरोध में नारे लग रहे थे, है ना? इस बिल के विरोध में नारे लगने चाहिए अगर आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो। लेकिन वहां पे था मुद्दा कि क्या कहते हैं, हिंदुत्व के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे। इसका क्या कहना है सर? ये देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति का आधिकारिक बयान है कि 3,000 हमारे छात्र और भीड़ 20,000 की। तो ये जो 17,000 हैं वो प्रायोजित लोग हैं, जिनको आर्थिक मदद दे करके उनको प्रायोजित किया जा रहा है कि आप इस तरह से उपद्रव करिए। अब उनसे आप कोई विधि सम्मत कार्रवाई की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। जिनका उद्देश्य सिर्फ भीड़ को बरगलाना, उपद्रव करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, यही उनका उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य गलत होगा तो रास्ता गलत होगा, उसको अख्तियार करने का जो मोडस ऑपरेंडाई होगा, कार्यशैली जो होगी, वो गलत होगा। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू विरोध में नारे लगा रहे हैं, ठीक है, हमारे स्थापित प्रावधान में संविधान को गाली देते हैं, राष्ट्रपति को गाली देते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। उन 17,000 की जो भीड़ है, नहीं, यहाँ पे जो एएमयू की जो यहाँ पे बात हो रही है कि उनका साफ नारा ये हिंदुओं की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती पर, ये कहाँ तक वाजिब लगता है किसी को भी? देखिए, इसमें है क्या ना कि सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, आप देख लीजिए, पाकिस्तान हमसे विघटित होकर के 1947 में अलग राष्ट्र बना, अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित